Jingle bells. हंसो मत, मैं गिरा नहीं हूँ। मैं तो जानबूझकर कूदा था। ये मेरा सुपर हीरो लैंडिंग था। उन तितलियों की तरह मैं भी हवा में करतब दिखाने वाला हूँ। कल देखना, मैं सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ूंगा। ओहो सुपरमैन, तुम्हारे पास तो उड़ने के लिए पंख भी नहीं है। बैटमैन की तरह पहनने के लिए काला कपड़ा भी नहीं है। एक बहुत विशाल और सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में जहाँ भी देखो रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और उछलते कूदते खरगोश मन मोह लेते थे। उसी बगीचे में चिंटू नाम का एक छोटा सा इल्ली रहता था। चिंटू बहुत उत्साही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी सब्र या धैर्य नहीं था। वो जो भी सोचता उसे लगता कि वो इसी पल इसी वक्त हो जाना चाहिए। एक सुबह ओस की बूंदों से चमकते हुए एक हरे पत्ते पर चिंटू धीरे धीरे रेंग रहा था। पत्ता कुतरते हुए उसने ऊपर देखा। आसमान में रंग बिरंगी तितलियों के झुंड उड़ रहे थे। उन्हें फूलों पर बैठते और हवा में कलाबाजियां खाते देख चिंटू का मन उदास हो गया। ये कितनी खूबसूरती से उड़ रही हैं और मैं इस पत्ते पर पड़ा हुआ किसी घोंघे की तरह रेंग रहा हूँ। सारा दिन ये पत्ते खाना और धीरे धीरे चलना, मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे भी आसमान में उड़ना है, बादलों को छूना है। अभी इसी वक्त, आज ही मुझे उड़ना होगा। तभी एक लंबी घास की पत्ती को देखकर उसे एक तरकीब सूझी। चिंटू में धीरज तो था नहीं, इसलिए उसने उड़ने के लिए अजीबोगरीब प्रयोग शुरू कर दिए। सबसे पहले वो एक लंबी घास की पत्ती के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा कि जब तेज हवा आएगी तो वो उसके साथ उड़ जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। हवा के उस झोंके से घास की पत्ती जोर से हिली और चिंटू को दूर उछाल दिया। चिंटू गोल गोल घूमता हुआ जाकर एक कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ा। फिर वो एक सूरजमुखी के फूल पर चढ़ा। नीचे देखने पर उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उड़ने की चाह में उसने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने कल्पना की कि उसके पंख हैं और हवा में छलांग लगा दी, पर पंख तो थे नहीं, तो भला कैसे उड़ता। चिल्लाते हुए वो सीधे नीचे कीचड़ में जा गिरा। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सन गया। वो थका हारा कीचड़ से बाहर निकला, लेकिन फिर भी उसे अक्ल नहीं आई। इस बार वो पेड़ की एक टहनी पर गया। वहां गिरे हुए 2 बड़े पत्तों को उठाया। मकड़ी के जाले के धागे लाकर उसने उन पत्तों को अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। हाँ, अब मेरे पास पंख आ गए हैं। ये कहकर उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्तों के वजन के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। कांटों में गिरने की वजह से चिंटू के शरीर पर खरोंचें आ गई थीं। सिर पर एक सूखा पत्ता हेलमेट की तरह चिपका हुआ था। शरीर पर मकड़ी के जाले लिपटे थे और कीचड़ लगा था। वो मुंह लटकाए कराहते हुए धीरे से झाड़ी से बाहर निकला। तभी वहां से टिंकू खरगोश मुंह में गाजर दबाए उछलता हुआ निकला। चिंटू का ये अवतार देखते ही टिंकू की हंसी नहीं रुकी। उसने मुंह से गाजर गिरा दी और पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। ओए चिंटू, ये क्या हाल बना रखा है? शरीर पर ये मकड़ी के धागे क्यों लपेटे हैं? क्या तुम खुद को स्पाइडरमैन समझ रहे हो? चिंटू को एक तो शरीर में दर्द था, ऊपर से टिंकू की हंसी देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मुंह फुला लिया और सिर पर चिपके पत्ते को फेंक दिया। हंसो मत, मैं गिरा नहीं हूँ। मैं तो जानबूझकर कूदा था। ये मेरा सुपर हीरो लैंडिंग था। उन तितलियों की तरह मैं भी हवा में करतब दिखाने वाला हूँ। कल देखना, मैं सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ूंगा। टिंकू ये सुनकर और भी जोर से हंसा। ओहो सुपरमैन, तुम्हारे पास तो उड़ने के लिए पंख भी नहीं है। बैटमैन की तरह पहनने के लिए काला कपड़ा भी नहीं है। करेले जैसे शरीर में दर्जनों पैर है, पर एक भी पंख नहीं है। अगर तुम उड़े ना, तो आसमान में उड़ने वाले कौवे भी डरकर नीचे गिर जाएंगे। हंस लो मुझ पर, तुम्हें मेरी काबिलियत का पता नहीं है। कल जब मैं आयरन मैन की तरह रॉकेट की रफ्तार से उड़ूंगा, तब तुम नीचे खड़े होकर मुंह फाड़कर देखते रह जाओगे। फिर मेरे पास दौड़ते हुए आओगे और कहोगे, चिंटू भाई प्लीज एक सेल्फी दे दो ना। ठीक है कीचड़मैन, पहले जाकर अपना मुंह धो लो। आसमान में उड़ने से पहले जमीन पर रेंगना मत भूलना। कल तुम्हारी सेल्फी का इंतजार करूंगा। बाय। इतना कहकर टिंकू फिर से हंसते हुए वहां से चला गया। चिंटू को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी रास्ते में उसे एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी।
चिंटू हैरानी से उस फूल के पास गया और उसे छुआ। अचानक वो पूरी जगह रोशनी से भर गई। ओ जादुई फूल, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। कृपया मुझे अभी 2 सुंदर पंख दे दो। मुझे आज ही आसमान को छूना है। मुझे ये इल्ली वाली जिंदगी नहीं चाहिए। जल्दबाजी मत करो चिंटू। प्रकृति में कुछ भी रातों रात नहीं होता। हर सुंदर बदलाव के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है। उस रहस्य का नाम है धैर्य। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो सही समय का इंतजार करना होगा। समय का इंतजार, धैर्य, मुझ में इतना सब्र नहीं है। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। चिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोते हुए वो जंगल के सबसे बुद्धिमान बूढ़े टिड्डे दादा ग्रैंडपा के पास गया। दादा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। दादाजी, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कितनी कोशिश की पर पंख नहीं आए। उन तितलियों के पास ही पंख क्यों हैं? मेरे पास क्यों नहीं? भगवान बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। दादाजी मुस्कुराए और चिंटू को अपने पास बिठाया। पगले, आसमान में उड़ने वाली हर तितली पहले तुम्हारी तरह एक इल्ली ही थी। उन्हें पंख मुफ्त में नहीं मिले चिंटू। सच में? तो मेरे पंख क्यों नहीं आए? अगर तुम हवा में उड़ना चाहते हो तो पहले शांत रहना सीखना होगा। तुम्हें खुद के चारों ओर एक घर, कोकून बनाना होगा और उसमें कुछ दिन धैर्य के साथ सोना होगा। उस अंधेरे कमरे के अंदर ही तुम्हारे भीतर जादू होगा। क्या? अंधेरे घर में अकेले रहना होगा? कितने दिनों तक? दादाजी, मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं है। मैं नहीं रह पाऊंगा। अगर धैर्य नहीं रखोगे तो पूरी जिंदगी पत्तों पर रेंगने वाले इल्ली ही बने रहोगे, और अगर धैर्य रखोगे तो एक चमत्कार देखोगे। फैसला तुम्हारा है चिंटू। दादाजी की बातें चिंटू के दिल को छू गई। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो उड़कर दिखाएगा। दादाजी के कहे अनुसार वो एक सुरक्षित पत्ते के नीचे गया। अपने मुंह से निकलने वाले रेशमी धागे से उसने अपने चारों ओर एक सफेद कोकून बुन लिया। कोकून के अंदर बहुत अंधेरा और तंग जगह थी। पहले 2 दिन चिंटू को बहुत बेचैनी हुई। मन किया कि बाहर भाग जाए, लेकिन दादाजी की बात याद कर वो वहीं रुका रहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बाहर मौसम बदल रहा था। तेज आंधी तूफान आए। कोकून इधर उधर हिला पर चिंटू डरा नहीं। कड़ी धूप पड़ी। कोकून गर्म हो गया पर चिंटू ने धैर्य के साथ सब सहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। कोकून के अंधेरे में से धीरे धीरे सुनहरी रोशनी आने लगी। कुछ दिन और बीत गए। एक सुंदर सुबह सूरज की किरणें कोकून पर पड़ी। अचानक कोकून से कड़क की आवाज आई। कोकून धीरे धीरे फटने लगा। अंदर से पहले एक पैर, फिर सिर बाहर आया। चिंटू बड़ी मेहनत से कोकून को चीरकर बाहर निकला, लेकिन उसके पंख अभी गीले और मुड़े हुए थे। चिंटू घबराया नहीं। उसने फिर से धैर्य से इंतजार किया। तभी सूरज की किरणों की गर्मी से उसके पंख सूख गए। मुड़े हुए पंख धीरे धीरे खुलने लगे। चिंटू ने अपने पंखों को 2-3 बार फड़फड़ाया। उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ। एक बार जोर से पंख हिलाते ही वो सर्र से हवा में ऊपर उड़ गया। वहां से वो सीधे टिंकू के पास गया। हरी घास पर गाजर खा रहे टिंकू के सामने हवा में तैरती हुई एक बेहद सुंदर नीली तितली आकर रुकी। उसके पंखों की सुंदरता देखकर टिंकू की आंखें फटी रह गईं। वाह, तुम कितनी सुंदर हो। हेलो टिंकू, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा कीचड़ मैन चिंटू हूँ। ये सुनते ही टिंकू के मुंह से गाजर नीचे गिर गई। क्या तुम? ये जादू कैसे हुआ? चिंटू ने घमंड नहीं किया, बल्कि बड़ी विनम्रता से कहा, टिंकू, ये जादू नहीं है। मैं उस अंधेरे घर में कई दिनों तक बिना हिले दुले, बिना कुछ खाए धैर्य के साथ रहा। उसी धैर्य ने मुझे ये पंख दिए हैं। चिंटू की बात सुनकर टिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे चिंटू का मजाक उड़ाने पर शर्मिंदगी हुई। सॉरी चिंटू, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे धैर्य को मेरा सलाम। तुम सच में एक सुपर हीरो हो। कोई बात नहीं। तो क्या अब तुम्हें मेरी सेल्फी चाहिए? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। चिंटू खुशी खुशी आसमान में उड़ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने लगा।
बाकी तितलियों ने भी चिंटू का स्वागत किया। उड़ते उड़ते वो बरगद के पेड़ के पास दादाजी के पास गया। दादाजी, आपने जो कहा था वो अक्षरशः सच निकला। उस अंधेरे कमरे में जो धैर्य मैंने रखा, उसी ने मुझे ये सुंदर पंख दिए। अगर मैं जल्दबाजी करता तो मैं कभी तितली नहीं बन पाता और ना ही ये चमत्कार देख पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए चिंटू को आशीर्वाद दिया। चिंटू फिर से नीले आसमान की ऊंचाइयों में खो गया। ज्यादा जल्दबाजी हमेशा मुसीबत ही लाती है। कोई भी बड़ा काम होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। सब्र के साथ किया गया इंतजार ही जिंदगी में बेहतरीन नतीजे देता है। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगलवासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा। वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुँचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये। बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा।
सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।